जय हिंद। आज बिहार दरोगा पुलिस अवेयरनेस जो 1799 का द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था 21/1/2026 में, उसका हम लोग पूरा डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, पैटर्न चेंज हुआ था, उसका हम लोग 1799 का देखेंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, सरवी नदी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो घाघरा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा उसका। देखिए, सरयू नदी को बिहार में मुख्य रूप से घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसे कर्णाली कहा जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के सारण जिला में प्रवेश करती है और गंगा नदी में छपरा बिहार के निकट मिल जाती है। नदी उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है और गंगा नदी में छपरा बिहार के निकट मिल जाता है। यह तिब्बत के मानसरोवर के पास मानचुंगुक हिमनद से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने नारियल और पान का विस्तृत वर्णन किए थे? तो किसने किए थे? तो इब्न बतूता ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने अपनी यात्रा रिहला में भारतीय नारियल और पान का आश्चर्यजनक वर्णन किया है। उसने नारियल को तुलना मानव शीर्ण से की और पान को अंगूर के बेल की तरह बढ़ने वाला पौधा बताया। उसने भारत में डाक तंत्र, उल्लूक और धावक और दास प्रथा का भी विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक में दिया था। वह 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किए थे। रिहला कौन सा भाषा में लिखा? अरबी भाषा में लिखा गया। ये 64 पोस्ट का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, तंजौर के राजराजेश्वर विदेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में निर्मित द्रविड़ स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मंदिर पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित और भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया। राजराज प्रथम बौद्ध विहारों को भी दान दिया था और नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार का निर्माण में मदद की थी। प्रश्न नंबर 4, फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान को उनकी गांधीवादी विचारधारा और अहिंसक आंदोलन के कारण सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक संगठन बनाया, जिसके सदस्य लाल रंग की कुर्ता पहनते थे। वो भारत के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा पर NWPF में प्रबल विरोधी किया था। सविनय वगैरह आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1787 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित हुए। 1987 ईस्वी में हुए थे। सम्मानित होने पहले गैर भारतीय नागरिक भी बने थे। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए कितने लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था? तो 17 लक्ष्यों को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2005 में एजेंडा 230 के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों के स्वीकार किया गया था। इन 17 लक्ष्यों के साथ 169 विशिष्ट उप लक्ष्य जुड़े हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक भारत के वैश्विक संकल्प लिया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, जलवायु सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 6, सेज का पूर्ण उपकाल तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, सेज पूर्ण स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जो विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु
शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। भारत सरकार द्वारा एसीजेड अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और 10 फरवरी 2006 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस क्षेत्र में व्यापार संचालन और कर संबंधी नियम देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक उदार किया गया था। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को रीड के नाम को सूची 2 न्यायाधीश को लिखे को सम्मिलित करना। बंदी प्रतिष्ठीकरण परमादेश किसी कानून पर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका पूरा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा 5 रिट जारी करते हैं। इसे बंदी प्रतिष्ठीकरण द्वारा न्यायालय में किसी को भी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अपने समक्ष शरीर उपस्थित कराने का आदेश देता है। परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारियों की संस्था अपना अनिवार्य कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। अधिकार पृष्ठ के माध्यम में न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर किए गए दावों की वैधता की जांच करता है कि वह पद हेतु योग्य है या नहीं। उत्प्रेषण रिट के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित मुकदमों निर्णयों को समीक्षा हेतु अपने पास मंगाकर अनुचित आदेशों को रद्द करता है। प्रश्न नंबर 8, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कहीं करना सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो फखरुद्दीन अली अहमद आ जाएगा, फिर नीलम संजीव रेड्डी आ जाएगा, और फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर D.R. विक्रमन, और फिर लास्ट में आ जाएगा शंकर दयाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए भारत के प्रश्नों तो राष्ट्रपतियों का सही काल फखरुद्दीन अली अहमद का कब से कार्यकाल था? 1974 से 77 तक काम था। और नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 82 तक इसी था। और ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 87 ईस्वी तक था। R. विक्रमन को 1987 से 92 ईस्वी तक था। और शंकर दयाल शर्मा को 1992 से 97 ईस्वी था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जबकि नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। R. विक्रमन ने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया था। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में संपन्न किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में थीम एक न्यायपूर्ण विषय और एक टिकाऊ ग्रह का निर्णय था? तो G20। ऑप्शन नंबर ए। यह एक न्यायपूर्ण विषय और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट वर्ष 2024 ब्राजील की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए 2024 में कहा है ब्राजील में, और 2020 में कहा हुआ दक्षिण अफ्रीका में, और 2026 में कहा होगा नेक्स्ट में तो अमेरिका में होगा। G20 शिखर सम्मेलन आधिकारिक थीम थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित इस 19वें शिखर सम्मेलन वैश्विक भूख और गरीबी खिलाफ गठन बनाने पर जोर दिया गया था। देखिए प्रश्न नंबर 10, किन राज्यों के बीच संबंध को समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन किया। देखिए 1275 में भी क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन, और 1799 में भी क्वेश्चन पूछा है। देखिए रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, कोई कहता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट होता है। हमें किन राज्यों के बीच संबंध की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने जून 1983 में न्यायमूर्ति रंजीत सिंह और सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन और अनुच्छेद 356 की समिति की सिफारिश की गई थी। राजमनार आयोग का गठन 1969 में और तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण आयोग 1992 ईस्वी में मुंबई दंगों के जांच से संबंधित था। और खेरा आयोग 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग था। खेरा आयोग 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग था।
प्रश्न नंबर 11, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उस प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसके पद की स्थिति क्या होगी? अगर तो वो बिना सदस्य के पद पर बना रह सकता है, उसे नियुक्त के तुरंत बाद पद से इस्तीफा देना होगा नहीं, उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को अपनी नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 महीने की अवधि के भीतर संसद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वो 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश ने फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी की? तो जॉर्जिया ने की। ऑप्शन नंबर बी, फीडे शतरंज की मेजबानी 2025 में जॉर्जिया ने किया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने जुलाई 2025 में होने वाली महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप फीडे की मेजबानी के लिए जॉर्जिया का चयन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत की दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटुमी शहर में आयोजित फाइनल मुकाबले में कोनोरू हम्पी को हराकर फीडे महिला विश्व कप 2025 से जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्रश्न नंबर 13, पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो फ्लोएम सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। देखिए, पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थों मुख्यतः सुक्रोज के परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा किया जाता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन के पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और फलों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम केवल जल खनिजों का परिवहन करता है। देखिए, प्रश्न नंबर 14, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से पाली भाषा में लिखी गई है। इनमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की 547 कथाओं का वर्णन है। यह कथाएं सुत्त पिटक के सुदक निकाय का हिस्सा है और बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेशों का सरल कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। पाली भाषा उस समय आम जनमानस की भाषा थी, जिसे बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार का माध्यम बनाया था। जातक कथाओं का चित्रण सांची और भरहुत के स्तूपों में तथा अजंता की गुफाओं की नक्शे में मिलता है। प्रश्न नंबर 15, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी द्वारा शुरू किए गए विशेष एफएम चैनल का नाम क्या था? तो कुंभवाणी था, कुंभवाणी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को मुक्तों के रॉयल टाइम सूचनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा निर्देश प्रदान करने के लिए आकाशवाणी द्वारा कुंभवाणी नामक विशेष एफएम चैनल शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 का महाशिवरात्रि तक हुआ था। प्रश्न नंबर 16, 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा का क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मराठी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी सहित कुल 5 भाषाओं का मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की कुल संख्या अब 6 से बढ़कर 11 हो गई है। प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध उपन्यास द शैडो लाइन्स के लेखक जिन्हें इरामस प्राइज 2024 मिला वो थे अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को उनके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर लिए आधारित दूरदर्शी लेखक के लिए 2024 का प्रतिष्ठित इरासमस प्राइज से सम्मानित किया गया था।
द शेडो लाइन्स 1988 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। इरास्मस प्राइज नीदरलैंड में प्रीमियम कल्चर फाउंडेशन द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें संस्कृति या समाज विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 18, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी, देखो 21 के पूछ रहा है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया था। यह सम्मान गीता प्रेस द्वारा पिछले 6 वर्षों का अहिंसक और गांधीवादी आदर्शों के साथ मानवता की सेवा और धार्मिक साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया था। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशनों में से एक है और जो श्रीमद् भगवद गीता और अन्य धार्मिक पुस्तकों को भी प्रकाशित करता है। वही 2025 वाला पूछा था, कहा था ग्रेस मार्कल को दिया गया है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पूछा है तो 24 दिसंबर, वही अंतर्राष्ट्रीय पूछा था तो 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो महान भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में समर्पित है। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को इस सिद्धांत को खोज की थी, जिसके लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, मोदी नगर शहर जो अपने औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोदी नगर शहर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है। इस शहर में की स्थापना राय बहादुर गुजरमल मोदी ने की थी। यह शहर चीनी मिलों, कपड़ा उद्योग और इंजीनियरिंग स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 22, वर्ष 2024 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 1924 में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में हो रहा है अभी भी वर्तमान में, और 2030 में का अहमदाबाद गुजरात में होगा 2030 में। देखिए, वर्ष 2024 होने वाला 23वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर करेगा। पूर्व में इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में मिली थी, लेकिन बजट संबंधी समस्याओं के कारण उसे नाम वापस लिया। ग्लासगो इससे पहले वर्ष 2014 में भी इस खेलों का सफल प्रदर्शन कर चुका है। 2014 में कर चुका है ग्लासगो, यानी कि दूसरा बार ये ग्लासगो का सम्मेलन है। भारत में भी दूसरा बार 2030 में होने वाला है। तो प्रथम बार कब हुआ था? 2010 में हुआ था, और दूसरा बार कब होगा? 2030 में। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर पावर ऑफ पर भी डेटा सुरक्षित रखता है? तो रोम हो जाएगा। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है फुल फॉर्म। देखिए, रोम रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल गैर स्पेशल मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर का पावर ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है। इसके विपरीत रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका डेटा बिजली जाते ही मिट जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला महत्वपूर्ण निर्देश है, जैसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर होता है। इंडिया का मतलब पूछ रहा था। इंडिया का मतलब क्या होता है?
नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी देखिए, इंडिया का पूर्व नेशनल डिफेंस एकेडमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो भारत के खड़गवासला पुणे में स्थित है। दुनिया के पहले त्रिसेवा अकेडमी या भारतीय थल सेना, नौसेना, वायु सेना के कैडेटों को एक प्रशिक्षित किया जाता है, जिसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी और इसके आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म, इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म आदर्श वाक्य होता है। देखिए प्रश्न नंबर 25, अक्टूबर 2025 में घोषित नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मारियो कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष नेता और लोकतांत्रिक धर्म समर्थक मारियो कोरिना मचाडो ने दिया। उन्हें अक्सर वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। मारियो कोरिना को आयरन लेडी कहा जाता है और मानवाधिकार की रक्षा के लिए एक प्रमुख आवाज बनी हुई। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समर्पित नॉर्वे प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 26, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र से रूबेला एक खसरा का उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य है? तो 2026 तक करने का लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 7 देशों में वर्ष 2024 तक रूबेला और खसरा का पूर्ण उन्मूलन लक्ष्य निर्धारित किया है। पूर्व में यह लक्ष्य 2023 ईस्वी तक रखा गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण में आई बाधाओं को देखते हुए इसे 2024 ईस्वी कर दिया गया। भारत में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यापक mRNA वैक्सीन अभियान शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, साबुन बनाने की प्रक्रिया में किस यौगिक का उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया का साबुनीकरण कहा जाता है। इनमें तेल या वसा की प्रतिक्रिया के प्रबल सार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है। इस प्रक्रिया के ग्लिसरॉल के साथ उस वसा अम्लों के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं जिन्हें साबुन कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाए तो कठोर साबुन कपड़ा धोने का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाए तो मृदु साबुन नहाने का बनता है। प्रश्न नंबर 28, कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है? तो कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस है? तो नियोन एक उत्कृष्ट गैस होता है। देखो वर्ष सारणी के समूह 18 में से तत्वों के उत्कृष्ट गैस नोबल गैस अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैसों में की कुल संख्या 7 है, जैसे नियोन, हीलियम, अर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गोनेशन उचित गैसों में है। रेडॉन परमाणु क्रमांक 86 और रेडियोधर्मी क्रिया गैस है। अर्गन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? अर्गन। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी फसल विषम है? इसमें कौन सा फसल गेहूं होता है विषम? देखिए फसलों के वर्गीकरण के आधार पर गेहूं अन्य तीनों से विषम है क्योंकि यह एक रबी की फसल है। गेहूं का है रबी की फसल है, जबकि धान और ज्वार मक्का खरीफ फसल या रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल पूर्ण जून जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर मानसून के अंत में की जाती है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? मानस असम में, पेरियार केरल में स्थित है, कान्हा मध्य प्रदेश, नागरहोल तेलंगाना में नहीं है, नागरहोल कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय कर्नाटक राज्य में मैसूर और गुडाकू जिले में स्थित है। इस राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में इडुक्की जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपया है? रुपया तो इंडोनेशिया का रुपया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए रुपया इंडोनेशिया के आधिकारिक मुद्रा का नाम है जो संस्कृत शब्द रुपकम से व्युत्पन्न है। विश्व के सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता थी, इसे बदलकर नई राजधानी नुसांतारा कर दिया गया। कंबोडिया का मुद्रा का रियल है, जबकि नेपाल और मॉरिशस की मुद्रा का नाम रुपया है, यानी रुपये कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 32, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ब्रेट हॉयल द्वारा किया जाता है। देखिए इल्यूशन का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड जो भी हम इल्यूशन अभी कर रहे हैं ग्रुप में, इल्यूशन का क्वेश्चन है, सेम सुपरनोवा वाला दिया क्वेश्चन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ग्रहों के निर्माण से संबंधित सुपरनोवा सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश खगोलशास्त्री फ्रेड हॉयल द्वारा लिटिलटन द्वारा 1946 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के साथी तारों में होते विस्फाल विस्फोट सुपरनोवा का अवशेषों से हुई। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी और इमैनुअल कांट ने वैश्विक राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ओटो सिमन भी धूल की परिक्रमा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रचना फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी नहीं है? तो इनमें गुनाहों का देवता नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुनाहों का देवता कालजाई उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक सूरज का 7वां घोड़ा, 7 गीत वर्ष फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक है। फणीश्वर रेणु जैसे मेला आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घताप, पलटू बाबू रोडो, ठुमरी, तीसरी, कसम, लाल पान का बेगम, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, पहलवान की ढोलक, आदमी रात्रि की महक, अग्निखोर, ऋण जल धन जल, एक फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। प्रश्न नंबर 34, पीएम उषा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका योजना का देश की उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के बुनियादी ढांचों में सुधार लाना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता, पहुंच और बुनियादी ढांचों में सुधार करना है। ये योजना पूर्ववर्ती रूस का ही है, उन्नत संस्करण जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य और उससे सम्मति राज्य का सही सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राय नहीं है। जैसे बिहू असम में मनाया जाता, फाग हरियाणा में मनाया जाता है, घूमर राजस्थान में मनाया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर डी, राई नृत्य मुख्य रूप से मध्य पश्चिम बुंदेलखंड क्षेत्र में काल लोक नृत्य है जो भेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य नाटी और डांगी है। बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। घूमर राजस्थान के महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। फाग हरियाणा में होली के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 36, इन्फ्लिबिनेट किस क्षेत्र के विकास और नेटवर्किंग के लिए कार्य करने वाली योजना है? तो पुस्तकालय के लिए किया जाता है। इन्फ्लिबिनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का एक स्वतः अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। यह पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच सूचना संसाधनों को साझा करने का डिजिटल माध्यम है। यह ई शोध सिंधु और विद्वान जैसे महत्वपूर्ण डेटाबेस का प्रबंधन करता है जो शोधकर्ताओं और पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन अपनी सही घटनाओं वर्ष के लिए सुमिलित नहीं है? देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा में 1918 में, असहयोग आंदोलन 1918 में होता है और खिलाफत आंदोलन 1920 में, 1928 में नहीं है, तो 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मार्च 1919 में लखनऊ में हुआ था जो जनवरी 1921 तक चला था। यह भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 के गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह था जो नील की खेती 3 कटिया पद्धति के विरोध में हुआ था।
खेड़ा आंदोलन 1918 इसमें गुजरात के किसानों के लगान माफी से संबंधित था। असहयोग आंदोलन 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड तत्कालीन काल से विरुद्ध शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 38, वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वहीदा रहमान को प्रदान किया था। ऑप्शन 2021 में सी सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था, जिसकी पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी थी। वर्ष 2019 के लिए अभिनेता रजनीकांत को और 2020 के लिए अभिनेत्री आशा परेख को इस सम्मान को नवाजा गया था। वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार वहीदा रहमान को दे दिया गया था। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के किस देश के प्रसिद्ध जल इतिहासकार और वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध जल इतिहासकार और वैज्ञानिक प्रोफेसर स्ट्रेंज ट्रोवेर को प्रदान करने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार को वैश्विक स्तर पर जल का नोबेल पुरस्कार माना गया जाता है, जो जल के संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 40, बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र के अंग्रेजों लोहा लिया एक पुस्तक विजेता पीर अली खान के पटना में विद्रोह की कमान संभाली थी। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद छापामार विरोध के जरिए संघर्ष को जारी रखा। तते तोपे का संबंध मुख्य रूप से ग्वालियर और कानपुर के विद्रोह से किया था। प्रश्न नंबर 41, माउंट डुकोनोवा ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ, यह इंडोनेशिया किस द्वीप पर स्थित है? तो हल्मोहरा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। माउंट डुकोना एक सक्रिय ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया के उत्तरी मोलुकी प्रांत में थी, हल्मोहरा द्वीप पर स्थित है। वर्ष 1933 में इस में लगातार छोटे बड़े विस्फोट दर्ज किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में स्थित होने के कारण दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश है। इंडोनेशिया का प्रमुख ज्वालामुखी माउंट मेरोपी, ब्रोमो, सेमोरी, क्रोकटाउ, चिरजानी, तंबोरा, इजेन, कलूदी, बतूर, सेलामत, केराची, लंगागुगन इत्यादि ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 42, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत 2024 को नई पैन 2.0 परियोजना की घोषणा किसने की? कब हुआ था? 25 नवंबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। इसका मुख्य लक्ष्य पैन कार्ड को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना और मौजूदा डेटा पैच के डिजिटल अपग्रेड करना है। नए पैन कार्ड में एक डायनामिक QR कोड होगा, जिसमें व्यक्ति के व्यवसाय को न्यूनतम जानकारी उपलब्ध होगी। प्रश्न नंबर 43, विश्व एथलेटिक्स के वर्तमान जनवरी 2024 के अध्यक्ष कौन थे? तो सेबेस्टियन कोए थे। सेबेस्टियन कोए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, विश्व एथलेटिक्स के वर्तमान जनवरी 2024 के अध्यक्ष ब्रिटेन के पूर्व धावक सेबेस्टियन कोए है, जिन्होंने 2015 ईस्वी में पद पर संभाला। थॉमस बाख का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 23 जून 2015 समाप्त हो गया था। जियानी इन्फेंट्रियो फीफा के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। देखिए, PT उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। विश्व एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में।
प्रश्न नंबर 44, 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला था? तुहिकांत पांडे ने संभाला था सेबी के अध्यक्ष के रूप में। अब सेबी का चेंज हो गया तो कमेंट करो अब नया सेबी का कौन बना है। केंद्र सरकार वरिष्ठ नौकरशाह तुहिकांत पांडे को सेबी के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2025 से प्रभावी है। इन्होंने मधवी पुरी बुच के स्थान लिया और जो इसे नियामक संस्था के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारतीय प्रतिभूतियों को विनियामक बोर्ड सेबी का भारत में प्रतिभूति और वित्त का एक वैधानिक नियामक की निकाय। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को मुंबई में हुई थी और 1992 अधिनियम के तहत यह इस वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 45, 1857 इसके स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। सैनिकों ने चर्बी वाले करतूतों के खिलाफ विद्रोह कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। इस घटना को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 इसकी क्रांति की सबसे पहली हलचल बैरकपुर में हुई थी और यहाँ 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने खुलेआम विद्रोह किया और अपने अंग्रेज अधिकारियों के लेफ्टिनेंट पर गोली चला दी थी। प्रश्न नंबर 46, किस आंदोलन ने महात्मा गांधी को सही अर्थों में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। रॉबर्ट एक सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो 1919 के रॉबर्ट एक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाया। रॉबर्ट एक्ट के बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के विरोध ने देश के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया। इसी आंदोलन के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का मार्ग दिखाया। सत्याग्रह आंदोलन के अहिंसक प्रत्ययों को लोकप्रिय बनाया था। प्रश्न नंबर 47, मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था? तो तांबा का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव सभ्यता में प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी, जिसका प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। तांबे के प्रयोग के काल को तमफसान कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और टीन के मिश्रण को कांस्य धातु बना, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोहे के व्यापक प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। वैदिक काल में लोहा का श्याम अयास या कृष्ण अयास भी कहा जाता है, जबकि तांबा को लोहित अयास भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48, राजा विदेह माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कौन थे? तो गौतम थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजा विदेह माधव का मुख्य पुरोहित ऋषि गौतम राघवन थे, जिनका उल्लेख शतपथ बराबर में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विदेह माधव अग्नि का मुख में लेकर सरस्वती नदी से पूर्व की ओर आगे बढ़े और पुरोहित गौतम राघवन उनके पीछे चलते और यात्रा के सदानीरा गंडक नदी पर समाप्त हुए। यह घटना आर्य संस्कृति की पूर्वी भारत बिहार में प्रसार के प्रमाण मिलता है। प्रश्न नंबर 49, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा प्रधानमंत्री के बारे में सत्य है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही। यह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता सही है। यह मंत्रियों को कार्य का वितरण करता है, यह सही है। वो समस्त विभागों के समन्वय स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रीय राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनके विभागों का आवंटन करते हैं बांटता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता और मंत्रालय में समन्वय करता है। अनुच्छेद 78 उसे प्रशासन संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को देने के लिए बाध्य करता है। प्रश्न नंबर 50, और कथन कारण क्वेश्चन है। देखिए नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन ए और कथन दूसरों को कार से करना है। देखिए
कथन क्या करें, विधायी मामले यानी लेजिस्लेटिव मैटर में मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, होती है। नीति निर्धारण के विधानमंडल में सरकारी विधेयक पेश के कारण मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सही हो चुका। कारण एक, कारण दोनों सही और कारण एक का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत बहुमत प्राप्त सदन का नेता होता है, जो राज्य की नीतियों और विधायिक प्राथमिकताओं का मुख्य वस्तुकार है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सत्र बुलाने में स्थगित करने की सलाह मुख्यमंत्री ही देता है। अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक उसी को नेतृत्व में पेश होते हैं, जब और वो अनुच्छेद 167 के जरिए विधायी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता है। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका और विधायिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री की भूमिका सर्वोपरि और निर्णायक होती है। नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर देखें डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, टाइम बचेगा। रूस में कृषि दास प्रथा का अंतर जॉन अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा 1861 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में हुई थी। दुनिया के पहली व्यावसायिक फिल्म का प्रदर्शन 1895 में पेरिस में लुमियर्स ब्रदर्स द्वारा किया गया था। इंग्लैंड में पहली यात्री रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है? टाइगर रिजर्व कौन सा बिहार में था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रथम था और दूसरा का टाइगर रिजर्व बन रहा है कैमूर में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। एकमात्र बाघ संरक्षित क्षेत्र यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह रिजर्व वाल्मीकि नगर के पास गंडक नदी के किनारे फैला हुआ है। इसकी सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में लगती है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में तथा रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के पहला टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 53, बिहार में प्रथम कृषक बंदरगाह और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 2024 को हुआ था। बिहार में प्रथम सूक्ष्म बंदरगाह ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को हुआ। यह सूक्ष्म बंदरगाह पटना के पास बिहटा में स्थित है और जो राज्यों के निर्यात और आयात को नई गति प्रदान करेगा। इसके शुरू होने से बिहार के व्यापारियों को अपने माल को क्लियरेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए कोलकाता अन्य बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 54, फोर्ब्स इंडिया के अनुसार कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के आधार पर वर्ष 2025 से भारत के शीर्ष 4 IIT कंपनियों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्ब्स इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर शीर्ष 4 IIT कंपनियों में TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL के टेक शामिल है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS लगातार भारत की सबसे मूल्यवान IIT सेवा कंपनी बनी हुई है। टेक महिंद्रा भारत की प्रमुख IT कंपनी तो है, लेकिन यह टॉप 4 के बाजार पूंजीकरण में मुकाबले नहीं है। प्रश्न नंबर 55 55, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा किया गया? तो असम द्वारा किया गया है। देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी के लिए भारत के असम राज्य को चुना। इससे 25 टूर्नामेंट का आयोजन असम के गुवाहाटी शहर में स्थित बैडमिंटन राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र में किया जाएगा। यह पहली बार जब पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य को इतने बड़े वैश्विक बैडमिंटन कार्यक्रम की मेजबानी मिली है। प्रश्न नंबर 56, भारतीय ब्रिटेन संबंधों का परागण बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो लिविंग ब्रिज का प्रदान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारतीय ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और भारतीय ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता को सफलतापूर्वक सफल करने के प्रयासों की मान्यता इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 57, किसी बीसीसीआई के वार्षिक नमन पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है? स्मृति मांधाना को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, बीसीसीआई के वार्षिक नमन पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला वर्ग का पुरस्कार स्टार बल्लेबाज स्मृति मांधाना को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2023-24 के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला। दीप्ति शर्मा को बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025 में महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी के पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 58, मार्च 2025 में भारत सरकार ने माधव बाघ अभयारण्य को अपनी सूची में शामिल कर लिया है, जिसे नवीनतम शामिल यह भारत के कौन सा है? 58वां टाइप। माधव राष्ट्रीय उद्यान 9 मार्च 2025 को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसकी घोषणा के बाद टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 18 हो गई है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अब माधव से 9 बाघों अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, जो भारत के सबसे ज्यादा अधिक आता है मध्य प्रदेश में। 59, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 5-6 नवंबर 2024 में किया गया था। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 5-6 नवंबर 2024 को किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य विषय शांति और क्षेत्रीय सहयोग में बौद्ध धर्म की भूमिका थी। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर इस शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में सही कथन को चयन करना है। तो Al2O3 में उपचयन अपचयन दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के निर्माण में उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के समांतर रेडॉक्स प्रक्रिया निहित होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो है जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का अपचयन एक साथ संपन्न होता है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो इलेक्ट्रॉन खोकर उपचयित हो जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करें तथा उत्तर दें। सही कथन को चुनना है। भारत के गांव में गैर कृषि क्षेत्र बड़ी नहीं है। गैर कृषि गतिविधियों के नियुक्त लोगों को बिल्कुल कम है। 80 सड़क यातायात गैर कृषि सुविधाओं के विस्तार अपने वालों के ग्रीष्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कृषि मुख्य आजीविका है, इसीलिए गैर कृषि क्षेत्र तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ी नहीं है। बुनियादी ढांचे, परिवहन और संचार के विकास से भविष्य में गैर कृषि गतिविधियां जैसे डेयरी, लघु उद्योग के बढ़ने की प्रबल संभावना है। ग्रामीण भारत में गैर कृषि गतिविधियों में नियोजित लोगों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल कम नहीं है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में 2 सूचियों को सही सम्मिलित करना है। पूर्ण विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय खरीद अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए, पूर्ण विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1992 से विशेष रूप से देश के पिछड़े ब्लॉकों में लक्षित किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है। देखिए, ये क्वेश्चन आया था अभी जो हुआ एग्जाम 64 पोस्ट में। अभी मद्य निषेध की एग्जाम जो हुआ था ना, नहीं मद्य निषेध की एग्जाम नहीं, अभी हाँ अभी हवलदार क्लर्क में जो हुआ था 122 पोस्ट पर एक क्वेश्चन आया है इधर से। दिन वरिष्ठ नागरिक को अनाज दिया गया जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों को कानूनी तौर पर सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 63, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य? इसमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। हाँ, किया जाता है। न्यूनतम 5 व्यक्ति शामिल तो नहीं।
इनमें से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, बाद में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली सहकारी संस्थाएं जो किसानों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। ये समितियां मुख्य रूप से फसल ऋण के लिए 1 वर्ष की अवधि हेतु धन उपलब्ध कराती है, जिसे विशिष्ट पौधे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस समिति में गठन के लिए न्यूनतम 10 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 71, रंगराजन समिति 2004 ईस्वी में तेंदुआ समिति ऊंची गरीबी रेखा सुझाई थी। जो रंगराजन शहरी गरीबी रेखा क्या थी? 1907 थी। रंगराजन समिति 2014 गरीबी के आकलन के लिए उपभोग व्यय को आधार मानते हुए तेंदुलकर समिति की तुलना में अधिक कठोर मानक तय किए गए थे। इस समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1952 करोड़ निर्धारित किया गया था। तेंदुलकर समिति शहरी गरीबी रेखा के लिए 1000 रुपये, ग्रामीण के लिए 1800 रुपये का सुझाव दिया था। रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल गरीबी का प्रतिशत 29.5% बताया गया था। प्रश्न नंबर 72, 72 नंबर, कथन कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो इस स्थिति में उसका वेग एक समान रहेगा? नहीं, एक समान नहीं। ऑप्शन नंबर ए कथन ए गलत है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग बदलता है। आर सही है। हाँ, देखिए, यदि कोई वस्तु समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा तो उसकी चाल भले ही समान रहती है तो परंतु उसका वेग समान नहीं रहता है। वेग एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी शामिल होते हैं। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, जिसके कारण वेग में निरंतर परिवर्तन होता है। अतः कथन आर गलत है, परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 73, भारत के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ नीति आयोग ने विकसित भारत एट 2047 के तहत कितने वर्षों के डिफेंस रोडमैप हेतु डेटा विभाजन संग्रहित किया है? तो 25। प्रश्न नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए, विकसित भारत एट 2047 के लिए नीति आयोग रोड मैप मुख्य रूप से 25 वर्षों की अवधि 2022 से 47 तक पर केंद्रित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की संज्ञा दी। वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीकात्मक वर्ष है। इस लक्ष्य को प्रति करने हेतु नीति आयोग आर्थिक सामाजिक आधारभूत ढांचों के विकास के लिए 25 वर्ष का दीर्घकालीन विकास रोडमैप तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रश्न नंबर 74, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनन कोशिका दो या दो से अधिक संतत कोशिका विभाजन करा जाता है? क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। प्रश्न नंबर 20 सही हो जाएगा। कोशिका विभाजन वो जैविक प्रक्रिया जिसमें एक जैविक कोशिका विभाजन होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया जीवों के वृद्धि, विकास, उत्तम उन्नत और प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। कोशिका विभाजन का प्रमुख माइटोसिस और मियोसिस के लिए 2 भिन्न कार्यों में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 75, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडलीय विभिन्न घनत्व की परतों से बना होता है, जिसमें तारों से आने वाला प्रकाश बार बार अपवर्तित होता है। इस कारण तारों की स्थिति, चमक, निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है। तारे टिमाटे होते प्रतीत दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 76, यदि एक सीधे धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, जब किसी सीधी धारावाहिक चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाता है तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति भी बढ़ जाती है। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सीधा अनुपाती संबंध होता है। यह सिद्धांत वाइपोर्ट-स्वार्ट नियम द्वारा फ्लेमी के नियमों को स्पष्ट करता है। प्रश्न नंबर 77, मस्तिष्क के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? तो यह मस्तिष्क के बाहरी झटकों को चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक रंगहीन तरल होता है जो मस्तिष्क और मस्तिष्क के जोड़ों और स्पति रहता है। इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क का बाहरी झटकों का चोट की सुरक्षा प्रदान करना है। यह मस्तिष्क के भार को कम करता है, उसे कुशन जैसे संरक्षण जैसे तंत्रिका तंत्र सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 78, रंध्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया नियंत्रण करने वाली कोशिकाओं को गांठ कोशिकाएं द्वारा किया जाता है। जब रंध्र बंद होते हैं तो गांठ कोशिका बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाता है। यह दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रंध्र को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं को गांठ कोशिकाएं कहा जाता है। जब रंध्र बंद होता है तो गांठ कोशिका से जल बाहर निकल जाता है, जिसमें उनकी कम हो जाती है और स्थिर हो जाता है। तुर्गेटिव वो अवस्था जिसमें कोशिका के अंदर जल भर जाने के कारण कोशिका तनी हुई कठोर हो जाना गांठ कोशिकाओं का सिकुड़ना बाहर निकलने के कारण नहीं होता था। कथन ए और कथन वो दोनों गलत है। कथन ए सही है परंतु कथन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए आदिम कृषि प्रकार के संबंधित राज्य के सम्मिलित कर दें। तो वेबर कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। पुडू का तो आंध्र प्रदेश में, कुरुआ झारखंड में होता है खेती कृषि प्रकार का। देखिए, भारत में आदिम कृषि झूम खेती के अलग अलग राज्यों के स्थानीय नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू या पेंडो के नाम से जाना जाता है, जबकि झारखंड में इसे पत्ती को कुरुआ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर से सही होता है काला एक का हो जाएगा 2, यानी कि काला बैसाखी स्थानीय तूफान। बी कहते अम्ल वर्षा का हो जाएगा प्री मानसून वर्षा कोकन तट। सी का कहा जाएगा एक सी का सूक्ष्म वर्षा वन होता है। नवस्टर का हो जाएगा असम का स्थानीय तूफान होता है नवस्टर। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान में काला बैसाखी पश्चिम बंगाल का स्थानीय तूफान है। नवस्टर मुख्य रूप से असम के बंगाल का स्थानीय तूफान है। अम्ल वर्षा केरल के कर्नाटक कोकन तट की पूर्वी मानसून वर्षा जो आम के पकाने के सहायक होता है। उत्तर भारत में चलने वाले सूक्ष्म गर्म हवा का लू कहते हैं। प्रश्न नंबर 81, तनु जिंक के छोटे टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड में डाला जाता है तो क्या अभिक्रिया होता है? हाइड्रोजन गैस से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले जगह चित्र मैथ का क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 की सूची 2 को सही करो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए पुतली कहाँ हो जाएगा? तो पुतली ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की मात्राओं को नियमित करता है। और भी रेटिना क्या होता है? जहाँ प्रतिबिंब होता है उसका रेटिना कहते हैं। लेंस की प्रकाश की केंद्रित करती है। और डी कोर्निया आंख प्रदर्शित झिल्ली होता है। मानव नते पुतले का कार्य आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना वह जो सौंदर्य परतों पर जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों का प्रत्येक रेटिना पर केंद्रित करना होता है। कोर्निया आंख की अग्र प्रदर्शित झिल्ली होता है जो प्रकाश के प्रवेश में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 84, सम्मिलित करना है। ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया के लवण H2O का निर्माण होता है। HCl जब जल H2O में धुलता है तो H2O आयन और HCl आयन का विघटन हो जाता है। धातु के कार्बन अम्ल की अभिक्रिया के लवण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल में बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के अभिक्रिया में NaCl HCl को जल प्राप्त होता है। 85, अग्रेसिव शब्द का सही समार्थी अग्रेसिव शब्द क्या होगा? तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रशासनिक शब्दावली में अग्रेसिव शब्द का सही अंग्रेजी समानार्थी फॉरवर्ड होता है। फोस्टरेलिंग का अर्थ होता है प्रोत्साहन और पालन पोषण करना, जबकि फ्रैक्शन का अर्थ गणितीय अंश या भाग होता है। फोर्थ विथ का अर्थ तत्काल या बिना किसी विलंब के कारण होता है।
प्रश्न नंबर 86, सार्वजनिक अधिसूचना का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी वर्ण क्या होता है? पब्लिक नोटिफिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 64 पोस्ट का क्वेश्चन है। सार्वजनिक अधिसूचना का सार्वजनिक सटीक अंग्रेज अनुवाद पब्लिक नोटिफिकेशन होता है। प्राइवेट नोटिस का मतलब व्यक्तिगत सूचना होता है, जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट का आधिकारिक प्रतिवेदन जनरल नोटिफिकेशन सामान्य जानकारी के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जब बात राजपत्र के प्रकार से होने वाली सूचना हो तो नोटिफिकेशन शब्द का ही तत्काल रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, होनोरोरियम का सबसे सटीक समानार्थी क्या होता है? तो मानदेय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अंग्रेजी शब्द ऑनोरोनियम का सबसे सटीक हिंदी समानार्थी शब्द मानदेय होता है। वेतन सैलरी एक नियमित अंतराल पर मिलने वाला पारिश्रमिक है। ऋण यानी लोन उधार ली गई राशि को दर्शाता है। जुर्माना यानी फाइन दंड के रूप में ली गई राशि को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 88, नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसी बस होता है। क्वेश्चन नंबर 89, जैसी बस रुकी रमेश उसमें चढ़ गया, इस वाक्य का अंग्रेजी वर्ड क्या है? एज सुन एज द बस स्टॉप रमेश गोट नो इट। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो प्रोविजन नियम नहीं होता, आर्टिकल अनुच्छेद होता है। सेक्शन धारा बिल विधायक। प्रोविजन शब्द का अर्थ नियम नहीं बल्कि प्रावधान होता है, जबकि नियम को अंग्रेजी में रूल कहते हैं। मैथ का क्वेश्चन नंबर है 92 का ऑप्शन नंबर ए। मैथ ग्रुप में देख लीजिएगा, PDF डाल देंगे। 93 नंबर क्वेश्चन, एक विषम प्रकृति संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। प्रकृति विषम संख्या का वर्ग किसी प्रकृति संख्या के लिए 4/1 के रूप में होता है? तो नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है और एक सही की व्याख्या करता है। देखिए, किसी भी विषम प्रकृति संख्या को 2 + n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ n एक पूर्ण संख्या इस संख्या को वर्ग करने पर 2n² के 4n के प्राप्त करता है, जिन्हें 4n² को n को एक रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ 2n² को पूर्ण पूर्णांक k के मानने पर यह 4k + 1 के रूप में लेता है, जो स्पष्ट करता है कि विषम संख्या का वर्ग 4 के गुणज के एक अधिक होता है। और तो सब ऐसी संख्या को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल सदैव एक ही बचता है। देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा, बना लीजिए क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 का एलसीएम ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सही। 97 के डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सब ग्रुप में जाकर बना लीजिएगा, आराम से PDF डाल देंगे। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और 100 का क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन है 100 का। यदि एक अर्धगोला को शंकु के वर्ग पृष्ठ में समान होता है, वो त्रिज्या होगा तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई से आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, यदि कोई अर्धगोला और एक शंकु का वर्ग पृष्ठ सब समान हो तो त्रिज्या भी समान होता है, परंतु तिर्यक ऊंचाई तिर्यक को दुगना होता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो इसका और ऐसे से एक्सप्लेनेशन करेगा। टाइम कम था इसलिए जल्दी कर दिए, बहुत टाइम हो गया था। जय हिंद जय भारत।